नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, किसी जमाने के सेफोलॉजिस्ट और हाल के दिनों में अगर कहें तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ताओं का एक समूह है उनमें से एक। और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई थी और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने कुछ अहम ऑर्डर दिए, आदेश दिए। उस आदेश का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कल खास तौर से इसका जिक्र क्यों किया कि बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, जिनकी तादाद सभी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट को मिला दें तो लगभग 1,60,000 है, जिसमें लगभग 48-49,000 आरजेडी, 50,000 से कुछ ज्यादा बीजेपी और सभी दलों की। तो क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि बीएलए की भूमिका जो होनी चाहिए वो नहीं है? क्यों चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलए की तरफ से जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो पीरियड है 1 सितंबर के पहले, उसमें उनकी तरफ से दावेदारी की अर्जी नहीं आ रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से नाराजगी दिखाई राजनीतिक दलों की भागीदारी को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें 65 लाख लोगों के लिए कोई राहत है क्या? और 7 करोड़ 24 लाख लोगों में से अगर उनके पास वो कागजात नहीं है जो चुनाव आयोग ने शुरुआती दिनों में 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी थी, तो क्या उनके लिए अगर आधार वो जमा करते हैं तो क्या वो मान्य है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऑर्डर है। आमतौर पर ऑर्डर सुनवाई के दिन शाम तक आ जाता है, लेकिन ऑर्डर आज शायद सुबह पब्लिक डोमेन में आया और उसके बाद जिनके नाम कटे हैं, चाहे मृतक हो, चाहे शिफ्टेड हो, चाहे एब्सेंट हो, अब उनके नाम जुड़ेंगे कैसे? वो कौन सा फॉर्म होगा? इन इन इस तरह के कई सवालों का जवाब जानने के लिए आज फिर से मैंने योगेंद्र यादव जी से आग्रह किया कि उनसे समझूं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे दर्शक कि मैं बिहार में हूं, एसआईआर की रिपोर्टिंग के साथ साथ राहुल तेजस्वी की यात्रा के असर को भी जांचने की कोशिश कर रहा हूं और अभी मैं कटिहार में हूं। तो योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। पहले मैं आपसे कल के ऑर्डर के खास पहलू, मायने या ऑपरेटिव पार्ट को समझना चाहूंगा। उसके बाद मेरे कुछ काउंटर सवाल है समझने के लिए। अजीत भाई, देखिए, ऑपरेटिवली कल के ऑर्डर के 2 मुख्य पहलू हैं जिससे चुनाव आयोग पर जो सुप्रीम कोर्ट का फंदा है वो थोड़ा और टाइट होता है। पहला ऑपरेशनल इसका हिस्सा ये है कि चुनाव आयोग जिसके बारे में आनाकानी कर रहा था कि 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए, उन्हें केवल और केवल आधार डॉक्यूमेंट देकर अपने नाम वापस जुड़वाने का अधिकार है। इसको लेकर चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद भी चुनाव आयोग कह रहा था नहीं, आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा और फॉर्म 6 के अंदर इन 11 में से कोई एक दस्तावेज है जो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा के बाद बिल्कुल स्पष्ट रीट्रेट किया है कि इन 11 में से कोई एक देने से भी काम चलेगा, लेकिन केवल आधार देने से भी काम चलेगा इन 65 लाख लोगों के लिए। पहला चीज ये है। दूसरा जो बड़ा बदलाव आया है, जो 7 करोड़ 24 लाख लोग थे, उनमें एक गुप्त कैटेगरी थी। गुप्त इसलिए कि उसे चुनाव आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया था, हमने पकड़ लिया था और हमने बार बार सवाल पूछा था। और वो कैटेगरी ये थी कि जिन लोगों के नाम अपलोड हुए, नाम अपलोड करते वक्त बीएलओ के पास ऑप्शन था रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। और 2 जिलों में हमें दिखाई दिया, जिन 2 जिलों के आंकड़े हमारे पास थे, दरभंगा और कैमूर, कि नॉट रिकमेंडेड की संख्या 10 से 12% थी। तो हमने बार बार चुनाव आयोग से कहा कि आप इनकी सूची दीजिए। तो कल चुनाव आयोग ने एक तरह से सरेंडर कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, इस क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं, इसे आप भूल जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको दर्ज कर दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि 70 लाख या उनसे ज्यादा लोगों के सर पे ये जो तलवार लटकी हुई थी कि भाई मुझे पता नहीं, मैं सोचता हूं कि मेरा नाम तो ड्राफ्ट लिस्ट में है, लेकिन पीछे से उसे नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है और उसकी इंप्लीकेशन ये है कि ईआरओ उसकी विशेष स्क्रूटनी करेगा, वो तलवार हट गई है। ये 2 तो ऑपरेशनल फायदे हुए। लेकिन जैसा आपने कहा, ज्यादातर चर्चा उसके बारे में नहीं हुई, ज्यादातर ऑर्डर का जो हिस्सा है वो भी उसके बारे में नहीं है। वो यूं हुआ, कल की हियरिंग बहुत छोटी थी, मुश्किल से 1.25 घंटे की हियरिंग थी, क्योंकि जज साहिबान को लंच के बाद एक दूसरे काम में व्यस्त थे वो। तो छोटी सी हियरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग द्वारा दिए गए, मेरे विचार से बिल्कुल इररेलेवेंट आंकड़ों के अंदर गया। चुनाव आयोग ने आते ही कहा, जैसा कि स्टाइल है लगभग, क्योंकि चुनाव आयोग इस वक्त
एक संवैधानिक संस्था की तरह नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह व्यवहार करता है। आके उसने कहा कि देखिए हमने इतना कर दिया है, और देखिए तो जो आंकड़ा बार बार वो दिखा रहे हैं, हमारे पास पिछले 20 दिन से एक भी पॉलिटिकल पार्टी का, एक ने केवल दो, अब तक हमारे पास पिछले 22 दिन में या 20 दिन में जब तक की रिपोर्ट थी, हमारे पास केवल 2 प्रतिवेदन आए हैं पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की तरफ से। और ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि कौन है? जैसे हर गांव में एक बीएलओ होता है, अब चुनाव आयोग की तरफ से एक बीएलए भी होता है, बूथ लेवल एजेंट। पुराने जमाने में हम समझते थे बूथ लेवल एजेंट वो होता है जो कि पोलिंग डे वाले दिन अंदर जाके बैठता है या बाहर खड़ बैठता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग ने इसकी अवधारणा को विस्तार दे दिया और कहा है कि आप 5 साल में पूरे वक्त को एक बूथ लेवल एजेंट रख सकते हैं, और वो एजेंट आपकी तरफ से अर्जी दे सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकता है। चुनाव आयोग ने आके ये दावा किया कि ये जो बूथ लेवल एजेंट हैं, इन्होंने देखिए तो पिछले 20 दिन से एक भी दावा नहीं किया है, कुल मिला के केवल 2 दिए हैं। और उसमें रजत साहिबान की कुछ दिलचस्पी बन गई और सारा मामला उसके इर्द गिर्द चलता रहा। मेरे विचार से वो सारी चर्चा अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक इसलिए है कि ये बीएलए एक मिथक है, ये एक कहानी है जो चुनाव आयोग ने बना रखी है। वास्तव में हकीकत ये है, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों को खुद नहीं पता कि उनका बीएलए कौन है। ये कभी किसी लिस्ट मांगी गई थी, लिस्ट दे दी गई है। ये बीएलए जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और बीएलओ इन एनी केस उनसे संपर्क नहीं करता है। एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल लीडर से बात करूं। बीएलए की लिस्ट लाइए। बीएलए की लिस्ट जो सर्कुलेट हो रही, जो कल मैंने देखा, मैं हियरिंग देख रहा था, जो चुनाव आयोग के एडवोकेट है राकेश द्विवेदी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया, वो लिस्ट सर्कुलेट हो रही है लगातार, जिसमें जो मुझे याद है, मेमोरी के आधार पर कर रहा हूं, लगभग 48,000 आरजेडी, 50,000 से कुछ ज्यादा बीजेपी, और अलग अलग दलों को मिलाकर 1,60,000 बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, मतलब हर बूथ पर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे। अब आप कह रहे हैं कि ये इतने लोग नहीं है और एग्जिस्ट नहीं करते, और उसी समझने के साथ एक काउंटर, जो ऑर्डर मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उस ऑर्डर की कॉपी में ये लिखा है, जो चुनाव आयोग ने कल दलील दी थी उनके एडवोकेट ने, वही ऑर्डर में है कि 1,60,000 बीएलए अगर हैं बूथ लेवल एजेंट, और हर बीएलए अगर 10-10 रोज कर दे वेरीफाई या जो भी क्लेम ऑब्जेक्शन, तो 16 लाख लोगों की जो क्लेम ऑब्जेक्शन में रोज उनकी प्रक्रिया का वो हिस्सा बन सकते हैं। तो अब ये तो बड़ी पेचीदगी हो गई, इसमें एक बिटवीन द लाइन्स है, कैच है कि वो जो 1.5 लाख या 1,60,000 हर पार्टी के हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता एलजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और सब मिल के बैठ के कहे भाई 2 तुम करो, 2 हम करते हैं, मिल के 10 करते हैं। तो एक ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो पार्टी ही नहीं है। बीजेपी, एलजेपी, एनडीए के घटक को तो इससे मतलब ही नहीं, उनके हिसाब तो एसआईआर बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये ऑर्डर में कुछ एम्बिग्विटी है क्या? जैसे मैंने कहा कि ये बात, जैसे चुनाव आयोग का ये तर्क था और पता नहीं कैसे ये ऑर्डर में भी आ गया है, ये मुझे प्रासंगिक नहीं लगती ये सारी बात। जैसा आपने कहा कि देखिए, तो सारी कहानी क्या है, चुनाव आयोग पहले दिन से एक कहानी पेश कर रहा है। कहानी ये है कि केवल बीएलओ लोग ये काम नहीं कर रहे, बीएलओ अब के सहयोग के लिए 1,60,000 लोगों की फौज है, और ये वो लोग हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा नामित हैं, और बीएलओ और बीएलए मिलकर इस काम को बहुत सहजता, सुगमता और समन्वय के साथ सरअंजाम दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग की कहानी है पहले दिन से, और चुनाव आयोग अपने एफिडेविट वगैरह में भी लिखता रहा है कि देखिए 16-17 जुलाई को सब बीएलओ ने बीएलए के साथ मीटिंग कर ली है। चुनाव आयोग ने कल ये भी कहा कि 7 अगस्त को भी बिहार के हर गांव में एक मीटिंग हो गई है, जिसमें बीएलओ ने तमाम बीएलए को बुलाया, उनके साथ दिया और उनको लिख के प्रमाण पत्र भी ले लिया। तो इसलिए अब आप किसी गांव में जाए तो आप पूछ लीजिएगा 7 अगस्त को मीटिंग कहां हुई थी, किसके पास हुई थी, ये भी पता लग जाएगा। हकीकत ये है कि ये बीएलए कौन है, इनका नाम कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले चुनाव आयोग ने मांगा होगा, पार्टियों ने दे दिया। अब आपको पता है पार्टियों की जमीनी हकीकत क्या होती है। अगर आप बीजेपी और सीपीआई एमएल को छोड़ दें, जो कि थोड़ा कैडर ड्रिवन पार्टी है, ज्यादातर पार्टियों में उस समय उनके जो समर्थक ज्यादा उत्साह से होते हैं, जिस पक्ष को टिकट वगैरह मिला होता है, वो लोग अपना एक नाम दे देते हैं। बीएलए बन चुके होंगे 4 महीने बाद उसका कोई महत्व नहीं है।
पाला बदल चुके होंगे, निष्क्रिय हो चुके होंगे, उन्हें खुद याद भी नहीं होगा। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछ लें, तमाम पार्टी से, मैं समझता हूं ये बात जितनी आरजेडी पे लागू होती है उतनी ये बात जदयू पे भी लागू होती होगी, जितनी सहनी की पार्टी पे लागू होती है उतनी ही पासवान जी की पार्टी पे भी लागू होती होगी, कांग्रेस पे भी लागू होती होगी। अगर आप उनसे पूछ लें कि आपके बीएलए कौन है, क्या आपके पास उनका फोन नंबर है, क्या आप उनके संपर्क में हैं, मेरे ख्याल में आपको झेप के अलावा बहुत कुछ मिलेगा नहीं, नहीं, तब क्योंकि एक ये सवाल है, रियलिटी होती नहीं है जी। फिर एक सवाल है, हालांकि ये सवाल पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप से पूछा जाना चाहिए कि भाई ये लिस्ट जो है बीएलए 1.5 लाख से ज्यादा है, ये लिस्ट 1.5 महीने से, जब से एसआईआर का नोटिफिकेशन आया था 24 जून को, माफ करें 25 जून को, उसी के बाद से सर्कुलेशन में है। तो भाई पॉलिटिकल पार्टियां सो तो नहीं रही है कि उन पार्टियों के नाम से 48,000, 49,000 या 19,000 नाम घूम रहे हैं कि इनके बीएलओ है, हर जगह छप रहा है, तो वो कहते हैं कि हमारे बीएलओ नहीं है, हमने नंबर नहीं दिया है बूथ लेवल एजेंट का, या नाम नहीं दिया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ने नहीं, उनकी ऑर्डर में लिख दिया ना कि भाई सारे बीएलए का कॉर्पोरेशन। कल तो मैं जो हियरिंग सुन रहा था, जस्टिस सूर्यकांत नाराजगी जता रहे थे, भाई ये कुछ कर क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे। अब जैसे उसी आधार पर इलेक्शन कमीशन जो ये रोज लिस्ट जारी कर देता है, ये लिस्ट है देखिए 23 तारीख का, आज के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया है स्क्रीन पर कि उनके पास सिर्फ रिसीव्ड में सिर्फ 9 क्लेम एंड ऑब्जेक्शन 9 मिले और बाकी कुछ नहीं मिले। 23 दिन में 0-0 लिखा हुआ है, डिस्पोजल के लिए इतने दिन बाकी है, 23 दिन। तो ये तो अब पॉलिटिकल पार्टीज पर एक चिपक गया ना कल, कि भाई आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आप बीएलए जो आपके हैं वो इसमें इंगेज नहीं हो रहे हैं। पूरा जो चुनाव आयोग के वकील की दलीलें थी, उस दलील से जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऑर्डर है, उससे पूरी सहमति के साथ ये अब पॉलिटिकल पार्टी पर आ गई, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। जी, देखिए इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि ये एक बिल्कुल मिथ्या किस्म की कहानी कोर्ट में रची गई और उसने कोर्ट को गुमराह किया। हालांकि उससे बहुत प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता, देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये चुनाव आयोग कोई झूठे आंकड़े दे रहा है, क्योंकि कभी ना कभी पार्टियों के अंदर लिख के दिया, बगैर पार्टी के कहे तो कोई बीएलए बन नहीं सकता। लेकिन ये उस तरह की वो है कि एक बार कभी दिया, ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि बीएलए का इस वक्त उस दिन बूथ पे बैठने के अलावा कोई काम भी है। तो ये एक व्यवहारिक रियलिटी नहीं है। उसी गांव के अंदर मान लीजिए आरजेडी या कांग्रेस को ले ले, उनके 10 लोग हैं जो पार्टी के लोग हैं, बीएलए के नाम में किसी 11वें व्यक्ति का नाम होगा जिसका कोई संपर्क नहीं है। तो एक तो ये है कि ये एक व्यवहारिक राजनीतिक रियलिटी है नहीं, हर कोई जानता है। अच्छा, आप ये भूल जाइए कि कांग्रेस और माले ने और सीपीएमएल ने नहीं किया। क्या बीजेपी के 57,000 जो बीएलए है मान लीजिए कागज पे, क्या उन 57,000 को अपने गांव में एक एक व्यक्ति भी नहीं मिला जिसका नाम वो जुड़वाना चाहते हैं? कटवाना छोड़ दीजिए, जुड़वाना चाहते हैं, ऐसा तो होगा ना, नाम जुड़ भी रहे हैं, लेकिन एक भी बीएलए का कहीं जिक्र नहीं है। उसकी दूसरी वजह है, और ये बात सीपीआई एमएल ने लिख के दी है, आरजेडी ने लिख के दी है, कि जब हमारे व्यक्ति, हमारे कार्यकर्ता वहां जाते हैं तो बीएलओ या ईआरओ कहते हैं कि ठीक है इस व्यक्ति का आवेदन हम ले रहे हैं, तुम बीच में कहां से हो? तो उनका नाम कहीं आता नहीं। यहां सुप्रीम कोर्ट पूछता है तुम लोग क्यों नहीं करवा रहे, चुनाव आयोग शून्य दिखाता है, और वहां स्थानीय स्तर पे उनको बताया जाता है कि तुम बीच में काहे को आ रहे, ले रहे हैं ना, आवेदन आ रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, आज का आंकड़ा क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन 2 लाख से अधिक व्यक्तियों के जुड़ने के आवेदन आ चुके हैं। कोई 85,000 लोगों के एक्सक्लूड होकर वापिस आने के आवेदन आ चुके हैं। ये सब आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं। सर एक सेकंड, वो जो कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, वो जो आंकड़े थे वो था कि इलेक्टर्स ने अपनी तरफ से आवेदन दिए, जिसको जिक्र किया चुनाव आयोग में, वो उन्होंने जजों ने अपने ऑर्डर में भी लिखा कि डायरेक्ट आए। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आने की बात कर रहा हूं। जो मेरे पास आज की तारीख की ये प्रेस विज्ञप्ति है सामने, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ है, जिसमें लिखा हुआ है 9 days more left for filing claims and objection। उसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड, मतलब रिसीव्ड का एक कॉलम है, नंबर ऑफ बीएलए फिर लिखा हुआ है 53,000 बीजेपी के और 36,000 जनता दल के और 47,000 आरजेडी। अब रिसीव्ड क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में सिर्फ एक माले का 9 है स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, बाकी सब में 000 है। ये है आज का, और ये और उसके नीचे आप देखेंगे एक तरह से मुंह चिढ़ा रहा है और यही सर्कुलेट हो रहा है। भाई आप लोग यहाँ शोर मचा रहे हो, एकता, ये भारत क्या नाम है,
वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हो, और आपके बीएलए वहां पर तो क्लेम ऑब्जेक्शन में कुछ दे ही नहीं रहे, और आप कह रहे लाखों लोगों के नाम कट गए। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कल भी चुनाव आयोग ने यही काम किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आप देखेंगे जो आंकड़े आपने पढ़ के सुनाए उसके नीचे अलग से आंकड़े दिए होंगे, जहां जी उन्होंने लिखा है कि इतने लोगों ने क्लेम दिया। अब क्या है कि मैं बिल्कुल। देखिए, मैं मान लीजिए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं किसी एक और मैं साथ बता दे रहा हूं ताकि जी, नोट हो जाए। फॉर्म 6+ डिक्लेरेशन रिसीव 2,83,042, इंक्लूजन फॉर ऑफ एलिजिबल इलेक्टर्स ये है रिसीव 95,656। तो मतलब सीधी बात यह है कि कोई 2 लाख कितने 2,90,000 83,000, के करीब टू लोगों, एट्टी थ्री टू 83,000 एट्टी थ्री ने हाँ ऐसे नए लोग हैं जिन्होंने दोबारा वोटर बनने के लिए किया है। और हाँ ये जो लगभग 1 लाख के करीब है, ये आपत्तियां हाँ। इनको मिली। मोटे तौर पे ये जी आंकड़ा है। अब सवाल है जी कि क्या ये लोग स्वयं अकेला वोटर था जिसने आके किया? अमूमन गांव में ऐसा नहीं होता, उसके साथ कोई कांग्रेस का, आरजेडी का, कोई ना कोई के अनौपचारिक निर्देश ऐसे हैं कि उन निर्देशों के अनुसार बीएलओ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी अर्जी ले रहा हूं। ये बीएलओ इनका क्या काम है जी? तो उनके खाते में नहीं जाती वो अर्जी, है ना? एक इसका एक कारण है, और दूसरा एक कारण ये भी है कि सही बात है, जितना तत्परता खासतौर पे ऑपोजिशन पार्टीज को दिखानी चाहिए थी इस कागज के मामले में, उतनी तत्परता उन्होंने नहीं दिखाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जहां 65 लाख लोगों का नाम कटा है, अब तक हमारे पास कोई 15-20 लाख अर्जियां आनी चाहिए थी, कम से कम 10 लाख से अधिक अर्जियां तो आनी चाहिए थी। वो नहीं आई है। अगर गैर उसके वाजिब लिए कटा दो है, तीन अगर इतनी जी, तादाद में गैर वाजिब है, नहीं तो परसेप्शन यही जाएगा कि हो सकता है कुछ हजार के कटे और हाय तौबा मचा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, रैली में बोल रहे हैं 20,000 हर कंस्टिट्यूंसी में कट गया, 25,000 हर जगह कट गया। जी। हकीकत यही है अजीत भाई, जो आप कह रहे हैं कि इस 65 लाख में से एक बड़ा तबका है जो कि गैर वाजिब तरीके से कटा है। आप भी देख रहे हैं, रिपोर्ट भी हो रहा है। लेकिन उसमें 2-3 समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि ये सूचना लोगों के पास पहुंचने में समय लग रहा है। जो चीज कंप्यूटर स्क्रीन पे 1 मिनट में दिख रही है, और ये डिलीटेड के नाम तो केवल 3-4 दिन पहले ही स्पष्ट हुए, 18 तारीख को ही पता लगे हैं कि एक्चुअल नाम क्या है। अब तक तो चुनाव आयोग छुपा रहा था इन सब नामों को। नंबर 2, जब नाम पता भी लग जाता है गांव में किसी को, उसके बाद उसके लिए फॉर्म लाना, उसको भरना, करवाना, ये सब किसी व्यवस्थित तरीके से हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए, आपको मेरे को अर्जी देनी होती है तो कितना झंझट होता है उसके अंदर करने में। वो करने में जब तक पार्टियों की मुस्तैद फौज नहीं लगेगी, तब तक ये आंकड़े नहीं बढ़ेंगे। और ये बात सही है कि पार्टियों को जितना व्यवस्थित तरीके से इस पे काम करना चाहिए था, कई बार तो मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट लोग, आप जैसे लोग, बाकी मीडिया जब अब जाग गया है, वो कई बार ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज को जितनी मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, अब तक हमें उतना दिखाई नहीं दिया। उम्मीद करनी चाहिए कि आखिरी हफ्ते में वो काम, और खासतौर पे अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की बातें होने के बाद, और अब जबकि सब पार्टियों को इंप्लीड कर दिया गया, कल एक महत्वपूर्ण काम ये भी हुआ है, इस जजमेंट के माध्यम से कोर्ट ने कहा है कि सभी पार्टियों को इस केस का एक पार्टी बना दो, सब पॉलिटिकल पार्टीज को, जितने भी, हम्म, और उनके प्रतिनिधियों को बुला के पूछो कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम्म, उसका भी कुछ असर होगा। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहता था, जिन पे बाकी सब औपचारिक बातें हो गई हैं। कोर्ट में एक तो होता है कोर्ट का लिखित ऑर्डर, और एक हम्म, होता है अलिखित माहौल, मूड, भंगिमा, भाव भंगिमा, और एक एक तरह का अनस्पोकन रिजॉल्व। वो मैं देख रहा हूं कि पिछली जो हियरिंग, जब आप पिछले हियरिंग के पहले दूसरे दिन के बाद से, हम्म, वो बदल गया है। मतलब एक, कोर्ट अब ये इस चीज में रुचि ले रहा है कि भाई इस 65 लाख में से जो भी गलत है उसको किसी भी तरह से रिस्टोर किया जाए। और दूसरा, चुनाव आयोग बैकफुट पे कह रहा है कि अब हम और का नाम नहीं काटेंगे। आपने सुना होगा, कल चुनाव आयोग के जो वकील हैं, हाँ द्विवेदी तीन जी, चार बार उन्होंने उन्होंने, राकेश द्विवेदी ने कहा। जी हाँ, नो नो वन विल बी एक्सक्लूडेड, सितंबर 15 जी सितंबर तक वेट तो कीजिए, वेट तो कीजिए। जी जी जी। तो एग्जैक्टली अब वो बोलने में थोड़ा वकील की चालाकी भी थी कि नो इनएलिजिबल पर्सन विल बी डिलीटेड। तो उसका तो खैर कोई मतलब ही हाँ नहीं बनता है, जिसको आप डिलीट कर देंगे उसको इनएलिजिबल कह देंगे। मगर एक बात स्पष्ट थी, कोर्ट कह रहा था, इलेक्शन कमीशन मान रहा था कि ये हम इतने ज्यादा डिलीशन नहीं करने वाले हैं।
तो अगर हम केवल जो ऑर्डर की शब्दावली को न देखें और अगर कुल मिला के देखें, क्योंकि शब्दावली में बहुत कम गेंस अभी हुए हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि पूछे जाने बाकी हैं कि क्या 7.24 करोड़ में क्या केवल आधार दे के काम चलेगा, नहीं चलेगा। सवाल ये बाकी है कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्योंकि वहां आ गए तो आप इसलिए स्पेसिफिक अब यहाँ पर इस सवाल के उत्तर को डील करते हैं कि भाई 65 लाख के लिए तो कह दिया पिछले ऑर्डर में ही कि वो उनके लिए आधार को भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानिए और एग्रीव्ड पर्सन जो है, एग्रीव्ड मतलब जो उसके जिनके नाम कटे वो आधार भी जमा कर सकते हैं। अब वो उनको तो वहां मिल गई वो राहत जो भी उसमें गलत तरीके से आउट हुए। अब बात आती है 7 करोड़ 24 लाख लोग जिनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में या जो इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटनी पीरियड में जो अभी चल रहा है, उनमें से लोगों को अगर बाकी डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन के 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कोई नहीं है तो क्या वो लोग आधार देकर ड्राफ्ट लिस्ट से फाइनल लिस्ट में शामिल हो सकते हैं या नहीं? ऑर्डर से मुझे समझ में नहीं आया, कल की सुनवाई से भी मुझे समझ में नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आया। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि हमारी आपकी इसकी बात हुई थी और मैंने कहा था देखिए अगर डेड लोगों को दिया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि वो एक्सटेंड किया जाएगा बाकी लोगों को। कल इसके बारे में चर्चा हुई लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय उस पर दिखाई नहीं दिया। आपको ध्यान होगा ऑर्डर डिक्टेट होने के बाद भी जस्टिस बागची ने एक टिप्पणी की, खींचतान चल रही थी, तो जस्टिस बागची ने फिर कहा कि हमारे को अभी भी लगता है कि आप देखिए ना बाकी लोगों के बारे में भी यदि आप आधार को शामिल कर लेते हैं तो उससे आपकी प्रक्रिया में आसानी होगी, इतने कम दिन में आपको करने में मदद होगी। लेकिन वो अभी भी सुझाव की शैली में चल रहा था, वो आदेश की शक्ल में नहीं आया है। ये एक अभी भी गैप है। जैसे मैंने कहा कल की हियरिंग इतनी छोटी और इतने समय के दबाव में थी और उसमें इतना समय इन अनर्गल चीजों में चला गया जिसका कोई मतलब नहीं है दरअसल, कि जो बारीक मुद्दे थे, 3-4 बारीक मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी थी, वो तीनों चारों बारीक मुद्दे रह गए। एक आपने जिक्र किया कि जो बाकी 7 करोड़ 24 लाख हैं क्या वो केवल आधार दे के उनका काम चल सकता है। नंबर 2 कि ये जो 65 लाख थे क्या उन्हें फॉर्म 6 भरना पड़ेगा या कि वो केवल ये कह सकते हैं कि देखिए हमें फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरना, आपकी गलती है, हम आपको याद दिला रहे हैं और ये मेरा आधार कार्ड रहा, आप मेरा नाम दोबारा शामिल कर दीजिए। इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं बनी। के वकील बार बार कह रहे थे कि फॉर्म 6 भरना पड़ेगा और उसके बाद जजों ने कहा कि अब कौन सा फॉर्म भरे, मैं उस निटी-ग्रिटी में या डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ऐसा कुछ जितना मैं सुनने में आया ट्रैवलिंग में। तो ये भी पेच रह गया कि वो इंक्लूड अगर होते हैं दोबारा फॉर्म 6 नए वोटर के लिए है, 18+ जो हो रहा है, तो जो आदमी 40 साल पहले वोट दे चुका है, 30 साल से, 40 साल से, 20 साल से, वो अगर इलेक्शन कमीशन की बेवकूफी से या बीएलओ की बेवकूफी से या जिस भी वजह से कटा, वो आदमी अब नए वोटर की तरफ फॉर्म 6 जमा करके इंक्लूड होगा क्या? इसके बारे में क्लैरिटी है? नहीं, क्लैरिटी नहीं है। कल के आदेश में क्लैरिटी नहीं हुई और देखिए इसका मजेदार बात यह भी होगी अजीत भाई कि अगर वो शामिल हो गया तो चुनाव आयोग के आंकड़े में कहीं नहीं दिखाया जाएगा कि हमने इतने लोग एक्सक्लूड हुए थे जिसको हमने शामिल कर दिया। चुनाव आयोग के आंकड़े में दिखाया जाएगा इतने लोगों ने नया अप्लाई किया उसको हमने शामिल कर लिया। तो मतलब वो जो एडिशन और डिलीशन में एडिशन में आ जाएगा, वो डिलीशन में माइनस होके नहीं आएगा, वो एडिशन में आ जाएगा। जी, वही दिक्कत है कि चुनाव आयोग ऐसी कुछ भी करने को तैयार नहीं है और इस तरह के छोटे छोटे खेल खेले जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो वकील साथियों की सबसे मैंने चर्चा की और उनका कहना था कि कोर्ट में अब माहौल बदल गया है। शुरू में माहौल था कि चुनाव आयोग कह रहा था कि हमने सब कुछ ठीक किया है और इसमें क्या दिक्कत है, और अब माहौल ये है कि चुनाव आयोग डिफेंसिव पे है और उनको साबित करना पड़ रहा है कि नहीं हम इतना डिलीशन नहीं कर रहे, जिससे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होने वाला था उस पर कुछ लगाम लगी है, ऐसी उम्मीद बनती है। लेकिन वो सारी बात एक ऑर्डर की तरह दर्ज करके नहीं आई और इसलिए इसको मेरे एक विचार से तो 8 सितंबर से पहले भी दोबारा कोर्ट के नोटिस में लाना पड़ेगा। एक सवाल और है योगेंद्र जी, बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उनकी भागीदारी, उनके नुमाइंदे के तौर पर बूथ लेवल एजेंट की भागीदारी ना होने पर
जिस तरह से चुनाव आयोग ने उसको बार बार कहा कि ये सब लोग यहाँ कोर्ट में आ जाते हैं, बयान देते हैं, लेकिन वहां कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बीएलए बार बार राकेश द्विवेदी ने 3-4 बार कहा, और उसको जी, जी, एक्नॉलेज बिल्कुल। करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने 3-4 बार रिपीट किया। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज हूं कि इतना बीएलए कर क्या रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही है, सब भी हुआ, सब देखा मैंने। ऑर्डर में भी उन्होंने लिख दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं सभी पार्टी के, वो सब इसमें कॉपरेट करेंगे और अपने बीएलओ को इंस्ट्रक्ट करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये सब इस तरह से लिखा हुआ है कि अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल पार्टी, बीएलए की भूमिका इंपॉर्टेंट होगी। अब एक बात है, ये तो ऑर्डर में है, अब इसका सवाल तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मैं पूछूंगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 1 सितंबर तक आखिरी डेट है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का, 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। इतना बड़ा माहौल बना जिसमें ये वोटर अधिकार यात्रा ये निकाल रहे हैं 13 दिन, और जबरदस्त वोट चोरी के सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो अगर इस 65 लाख में से कोई बड़ी तादाद को सामने लाकर ये प्रूव नहीं कर पाए, चाहे मृतक, चाहे शिफ्टेड, चाहे उसमें एब्सेंट में, तो फिर होगा चलिए 2-4 हजार, 10,000, चंद हजार लोग रह गए, वो ऐड हो गए। क्योंकि मौखिक तौर पर तेजस्वी यादव ने मुझसे इंटरव्यू में कहा, जो 3 दिन पहले का इंटरव्यू है, हर कंस्टिट्यूंसी में 25,000, 30,000, 35,000 लोगों के नाम कटे, लेकिन 15-20 हजार लोग गलत कटे, मतलब 60% से ज्यादा लोग गलत कटे। तो अगर ये बयान में बोल रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, रैली में बोल रहे हैं, तो ये आना चाहिए ना लिस्ट में, और ये आपको दिखाना चाहिए, आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये बोल रहे हो, ये फैक्ट है कि नहीं है। बिल्कुल, ये चुनौती है, वाजिब चुनौती है। ये जरूर कह सकते हैं आप और मैं, कह सकते हैं कि देखिए, चुनाव वोटर लिस्ट को बनाना, वोटर लिस्ट को ठीक करना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग किसी भी पार्टी पे नहीं डाल सकता। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में कही गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस तरह की सारी बयानबाजी के बाद अब एक तरह से एक नैतिक राजनीतिक जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टियों पे आती है, खासतौर पे उन विपक्ष की पार्टियों पे जो कि इसके खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एसआईआर से वोट कटेगा, वोट बंदी होगी। अब उन्हें एक बड़ी संख्या में इन लोगों को पेश करना होगा। इसके बाद दिक्कत जरूर ये रहेगी कि चुनाव आयोग फिर भी उस डेटा को न्यू वोटर के अंदर डाल देगा, दिखा देगा। मगर कोई किसी भी कैटेगरी में डालिए, कम से कम संख्या तो बढ़नी चाहिए ना। अब तक कुल मिला के सारे क्लेम ही 4 लाख से कम है। और अगले हफ्ते भर में, जबकि इसकी डेडलाइन समाप्त होती है, उसके बीच में बहुत बड़ी चुनौती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि वो कम से कम, चुनौती ये है कि इन 65 लाख में से जिनका नाम गलत कटा है वो लाएं। और दूसरी एक और चुनौती है, बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका नाम ना पिछली लिस्ट में था ना इस लिस्ट में, उनका वोट बनाना, ये दोनों चुनौतियां हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी बाकी पार्टियों से तेज रहती है ये सब काम करने में। लेकिन अगर आप बीजेपी का मुकाबला इस चीज में नहीं करेंगे, अगर आप नए वोटर को नहीं जुड़वाएंगे, तो जाहिर है आपको चुनावी प्रक्रिया में पिछड़ना पड़ेगा। तो ये चुनौती है, और हमें अगले हफ्ते भर देखना पड़ेगा कि विपक्षी दल, खासतौर पे आरजेडी, कांग्रेस, माले, जो 3 बड़ी पार्टियां वहां हैं, वो इसका कैसे मुकाबला करें। चलिए, अब आखिर में क्लोज करते हुए एक सवाल ये है कि 7 करोड़ 24 लाख लोग जो ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, जिनमें बहुत सारे होंगे, लेबर होंगे, दूसरी जगहों पर रहने वाले लोग होंगे, या गरीब वो लोग होंगे जिनके पास वो कागजात नहीं होंगे। जैसे कल ही मैं जिस गांव में, अररिया में गया, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे जो चुनाव आयोग मांग रहा है। तो क्या इसमें आशंका है कि 7 करोड़ 24 लाख में से अगर उन्हें आधार उनके को मान्य करके उनको अगर राहत नहीं दी गई, तो उसमें से भी लोग छूट सकते हैं? तकनीकी रूप से आशंका बिल्कुल है, बनी हुई है। अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से अपने ही इन 11 दस्तावेजों की जांच करे, अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से यह कहे कि जिसके पास इन 11 में से एक भी नहीं है उसका नाम हम काटेंगे, तो इस 65 लाख के अलावा 1.5-2 करोड़ लोगों का नाम कटेगा। लेकिन मुझे लगता है सारा रुख देख ये के बहुत कि बड़ा व्यवहार में नंबर शायद से ऐसा वो नहीं। बोल रहे हैं, बिल्कुल, इसमें बहुत कोई बड़ा संदेह नंबर नहीं। बोल रहे देखिए हैं। देखिए तो इसको बार बार हम प्रमाणित कर चुके हैं कि ये जो 8 करोड़ 24 लाख, 7 करोड़ 24 लाख हैं, इनमें से मैक्सिमम 3 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनका नाम डायरेक्टली 2003 में आएगा। बच गए 4 करोड़ 24 लाख।
इन 4,24,00,000 में से आधे से ज्यादा लोग हो ही नहीं सकते जिनके पास अगर इन मुझे 11 में याद आ से रहा है एक योगेन जी, दस्तावेज। मुझे अगर याद आ रहा है तो जब 7,89,00,000 का नंबर आया था शुरुआती में, तो उस समय था कि 4,90,00,000 लोग 2003 की लिस्ट में थे, अगर मुझे ठीक से याद है, और 2,90,00,000 लोग 3 की लिस्ट में नहीं थे। तो 2,90,00,000 लोगों के लिए डॉक्यूमेंट और बाकी प्रोविजन था, जो प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने 2-3 बार में बदलाव किए थे। जी, आपको बिल्कुल ठीक याद है, और ये बिल्कुल भ्रामक आंकड़ा, पहले दिन ही हमने इसका खंडन कर दिया था कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण, आपके शो पे शायद मैंने बोला था कि कक्षा 8 का बच्चा भी अगर ये करेगा तो उसको टीचर बेंच पे खड़ा कर देगा। क्योंकि 4,96,00,000 लोग 2003 की लिस्ट पर थे, उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए हैं, लोग विस्थापित हुए हैं, बाहर गए हैं, और हमारा शुरुआत में अनुमान था कि कोई 3.25 करोड़ के करीब लोग बचे होंगे, जो कि 2003 वाले आज भी हैं। अब जो कुछ 1-2 जिलों के आंकड़े मैंने देखे हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है कि ये संख्या 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो 3 मान लीजिए, आप 3.25 मान लीजिए, 3.24 भी मान लीजिए, मोटे तौर पे कम से कम 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनसे दस्तावेज मांगा जाएगा। और अगर उससे मांगा जाए, आपने भी जमीन पे देख लिया है, आधे से ज्यादा लोग ऐसे, लगभग आधे लोग होंगे जिनके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं होगा, इसलिए 2 करोड़ का कटेगा। लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है, जैसे चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा करके शुरू में संख्या को बढ़ाया, चुनाव आयोग ने पहले फेज में क्या किया, उन्हें शुरू में पता लग गया था कि भैया ये तो 60-70% से ज्यादा फॉर्म वापस नहीं आएंगे अगर हम करेंगे, तो फिर फर्जीवाड़े से उसको बढ़ाया गया, किसी तरह से ये जो आंकड़ा 92% पे पहुंचाया गया, जो आपने दिखाया, बार बार आपने दिखाया कितना टोटल फर्जीवाड़ा था। अब मुझे लग रहा है कि इसी फर्जीवाड़े से अब डॉक्यूमेंट्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा, और फर्जीवाड़ा क्या होगा मैं आपको बता भी देता हूं। अब चुनाव आयोग कह रहा है, और ये रिटन ऑर्डर में कहीं नहीं है, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपके माता पिता का नाम 2003 की सूची में था, तो अब आपको उनका डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको अपना डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। यही नहीं, जैसा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने बताया है, 4-5 दिन पहले से एक खेल शुरू हुआ है, शायद 1 हफ्ता पहले शुरू हुआ है, कि अब कहा जा रहा है यदि आपके किसी भी नातेदार का एनी रिलेटिव, उसका नाम 2003 की लिस्ट में था, तब भी आपको अपने माता पिता का फॉर्म भरने की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको अपना डॉक्यूमेंट देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका कहीं जिक्र एसआईआर में नहीं, ये एकदम मौखिक व्यवस्था है जो बनाई जा रही है, जिसके आधार पर राकेश द्विवेदी जी, इलेक्शन कमीशन के वकील, कोर्ट में कह चुके हैं सर 6.5 करोड़ लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। अभी 6.5 करोड़ का डेटा कहां से आया, बाद में मुझे समझ आया कि ये खेल कर रहे हैं। तो एक फर्जीवाड़ा फॉर्म की संख्या बढ़ाने का, क्योंकि फॉर्म आ ही नहीं सकते थे इतने ज्यादा, ना दिए गए थे ना आ सकते थे। अब दूसरा फर्जीवाड़ा किया जाएगा इस तरह से अपने ही चीजों में लूप होल देने का। अब आप पूछेंगे कि भैया फिर इस सब की जरूरत क्या थी, पहले तुम खुद इतना ऊंचा वो लगाओ, फिर फर्जीवाड़ा करके संख्या को बढ़ाओ, ये सब करने की जरूरत क्या थी? जरूरत है, और बहुत महत्वपूर्ण बात है अजीत भाई, समझिए, चुनाव आयोग बजिद है कि हम एसआईआर के आदेश और इसकी असंभव शर्तों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। पिछले दरवाजे से जितना कंसेशन देना है हमसे ले लो, क्योंकि ये सारे कंसेशन केवल बिहार पे लागू होंगे। जब हम बंगाल जाएंगे तो हम इन्हीं असंभव शर्तों को दोबारा लेके जाएंगे, और वहां हम ये कंसेशन नहीं देंगे, जिस जिले में नहीं देना चाहेंगे वहां नहीं देंगे। ये असली खतरा है। बिहार में तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन बहुत बैकफुट पे आ गया है, और किसी तरह से वो अपना पिंड छुड़ाने के चक्कर में है, और मोटे तौर पे ये है कि सर ये आप एसआईआर को रद्द मत कीजिए, जो कंसेशन लेना है ले लीजिए। लेकिन इसी एसआईआर को लेके बंगाल और असम जाएंगे, और चुनाव आयोग ये नहीं चाहता, या चुनाव आयोग को निर्देशित करने वाली ताकतें ये नहीं चाहती कि एसआईआर की शर्तों में कोई बदलाव हो। व्यवहार में आप कुछ भी कर लीजिए, शर्तें ये कि ये कायम रहे, ताकि इसके सहारे बंगाल और असम को जीता जा सके। ये खेल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी। मैं कटिहार में हूं कल, और लगातार चूंकि बिहार में 1 सितंबर तक की तारीख बहुत अहम है, बीच में 1 दिन के लिए दिल्ली जाऊंगा, लेकिन 1 सितंबर तक बिहार में रहूंगा। दर्शकों से लगातार मैं कह रहा हूं कि आपके इलाके में अगर आपका नाम
गैर वाजिब तरीके से कटा, गलत तरीके से कटा। आप वोटर हैं, आपके पास वोटर लिस्ट में बने रहने के अधिकार हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। कोशिश करूंगा या मेरी टीम या मैं आपके इलाके में पहुंचूं, आपकी आवाज किसी ढंग से चुनाव आयोग तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया योगित जी, बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी देखते रहने के लिए। नमस्कार।